अब स्लाइड खोलनी है। स्लाइड कहाँ है चैप्टर 6 की? ये तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग में जो आपका ये भी इम्पोर्टेंट है कि व्हेन द सीपीयू शेड्यूलर गेट्स इन्वोक्ड, ठीक है। तो अगर प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा ऑब्वियसली इट विल गेट इन्वोक, प्रोसेस ब्लॉक होता है रनिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली इट विल गेट इन्वोक, ओके। और उसको हम कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब उस केस में तो इन्वोक करना ही पड़ेगा ना हमें शेड्यूलर को। और अगर हम फोर्सफुली सीपीयू लेते हैं रनिंग प्रोसेस से, उसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव। वो हो गए ये दो केसेस, स्विचिंग फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट और स्विचिंग फ्रॉम वेटिंग टू रेडी, ठीक है। और शेयर डाटा का एक्सेस हमें कंसीडर करना पड़ेगा, जिसके लिए अलग से चैप्टर है सिंक्रोनाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद में डिस्पैचर जो है ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का काम डिस्पैचर करता है। सीपीयू शेड्यूलर का जो एक मॉड्यूल है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का डिस्पैचर, दैट विल डू द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टास्क एंड स्विचिंग टू यूजर मोड, ठीक है। और जो टाइम लेता है डिस्पैचर उसे डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। और जो डिफरेंट पैरामीटर्स है जिस पे हम जज करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को, वो ये है टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम। मेन 3 हम हर एल्गोरिथम के लिए कैलकुलेट करेंगे। और सीपीयू यूटिलाइजेशन हमें मैक्सिमम चाहिए, थ्रूपुट हमें मैक्सिमम चाहिए, और बाकी चीज़ें टाइम जो है तीनों मिनिमम चाहिए, ठीक है। मिनिमम रेस्पॉन्स टाइम हमें कब मिलता है? जब हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं रखते सिस्टम में, न्यू स्टेट नहीं रखते, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं रखते, तो रेस्पॉन्स टाइम द टाइम इन विच द प्रोसेस गिव्स इट्स फर्स्ट आउटपुट, वो तभी हमें अच्छा मिलेगा रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग हमने पढ़ा था, ये सिंपल है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। मतलब अगर आप इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं तो सिंपली जो पीसीबी है वो, जैसे सपोज प्रोसेस वन अराइव्ड इनटू द सिस्टम, तो उसका जो पीसी आफ्टर दिस प्रोसेस टू अराइव्ड इनटू द सिस्टम, आफ्टर दिस प्रोसेस थ्री अराइव्ड इनटू द सिस्टम। सो पीसीबी को आप इजीली लिंक्ड कर सकते हो, प्रोसेस टेबल स्लॉट को आप अकॉर्डिंग टू द टाइम दे अराइव्ड इनटू द सिस्टम इजीली लिंक कर सकते हो, ठीक है। और उसका आप वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालना चाहते हो तो इस तरह गैंट चार्ट बना के निकाल सकते हो। वो हम अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक ट्यूटोरियल खोल के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और इसमें कन्वॉय इफेक्ट क्या है कि इफ a long process is there and behind it many short processes are there, then the waiting time of short processes increases due to the longer process. Longer process means CPU bound process. Okay, so these are IO bound processes P2 and P3, because their burst time is less, that means they are IO bound process. P1 is CPU bound process. So because of this CPU bound process, the waiting time of P2 and P3 is increasing, okay, because they have arrived in this order. So it will result in average waiting time, means more average waiting time, okay. Like if they arrived in this order P2 P3 P1, then the average waiting time is very less, okay. So convoy effect is short process behind long process. The next scheduling is shortest of first scheduling, and it will result in least possible average waiting time and average turnaround time. सबसे कम average waiting time, average turnaround time आपको SGF में ही मिलता है, ठीक है। So in shortest of first, associate with each process the length of its next CPU burst and use these lengths to schedule the process with the shortest time. Is optimal, it gives minimum average waiting time for a given set of processes. The difficulty, अब इस लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टी है ना, मतलब FCFS तो सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, इसको सिस्टम में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? क्योंकि हमें नहीं पता होता ना नेक्स्ट बर्स्ट CPU बर्स्ट कितना ड्यूरेशन का होगा, किसी प्रोसेस का नेक्स्ट CPU बर्स्ट कितना ड्यूरेशन का होगा, वी एक्चुअली डोंट नो, वी हैव टू अज्यूम दैट थिंग, ठीक है। तो डिफिकल्टी इज नोइंग द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। वी कैन आस्क द यूजर, बट यूजर से मतलब आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आप नहीं बताओगे ना कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ
successive CPU burst. So it is difficult to implement. But ये could ask the user, ये तो possible नहीं है. But एक इसके लिए method है, वो method आगे है, determining length of the next CPU burst. उसके लिए हम ये मेथड हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले ये एग्जांपल देख लो SGF का. सपोज these four processes P1, P2, P3, P4 arrived in the system in this particular order at time 0. At time 0, these processes arrived into the system in this particular order, and the means here burst time in the numerical burst time will be given to you. Next CPU burst time will be given to you. Okay, so these are the CPU burst time of these processes. So in the Gantt chart, you will schedule which process first on the CPU? P4. Gantt chart means जो आप शेड्यूलिंग CPU पे कर रहे हो वो Gantt chart पे शो करते हो, और उसके Gantt chart पे आप CPU टाइम शो करते हो कि 0 to 3 time units P4 will run, then 3 to 9 time units P1 will run because P1 is the next shorter process, then 9 to 16 time units P3 will run, and 16 to 24 time units P2 will run because P2 is longest. So this gives you this average waiting time. And ये सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में लीस्ट ही होगा, सबसे कम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट ही देगा. क्यों देगा? सपोज आपका ये प्रोसेस अराइव हुए इस ऑर्डर में, एंड द बर्स्ट टाइम ऑफ दिस प्रोसेस A, B, C, D. ठीक है. सो suppose that A is less than B, less than C, less than D. Okay, so you will run these processes in this way only. ठीक है ना. First it will run the process P1 for A time units, then A plus B the process 2 will run, then A plus B plus C process 3 will run. Okay, and process 4 will run for A plus B plus C plus D. Okay, now the average. Yes. सर एक डाउट है. Yes. सर जब शेड्यूलर एसजीएफ एल्गोरिथम यूज़ करता है तो प्रोसेस के वेटिंग टाइम्स को नहीं देखता है. मतलब कोई प्रोसेस का बर्स्ट टाइम के अंडर वो एग्जीक्यूट हो गया तो फिर वो अगले प्रोसेस पे चले जाता है. हाँ, मतलब ये P4 एग्जीक्यूट हो गया ना कंप्लीटली 3 टाइम यूनिट्स के लिए. फिर P1 है वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम क्या है? वेटिंग टाइम P1 का 0 हो गया. अभी वेटिंग टाइम P1 का 0 हो गया. P2 का क्या हो गया? A. P3 का क्या हो गया? A प्लस B. और P4 का क्या हो गया? A प्लस B प्लस C. तो जो एवरेज वेटिंग टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? 3A प्लस 2B प्लस C डिवाइडेड बाई 4. तो आप देखिए A कंट्रीब्यूट्स मोर टू द वेटिंग टाइम देन B एंड देन C. तो अगर हम इसको शॉर्टेज हमने किस ऑर्डर में, हमने पहले ही अज्यूम कर लिया था ना ये कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में A, B, C, D. तो एवरेज वेटिंग टाइम इसी केस में सबसे कम आएगा क्योंकि A कंट्रीब्यूट्स मोर टू द वेटिंग टाइम एज कंपेयर्ड विद B देन एज कंपेयर्ड विद C. That's why it will give the least possible average waiting time. अच्छा, आपका डाउट हो सकता है मुझे आदित्य यादव आपने जो पूछा हो सकता है मुझे समझ में ना आ रहा हो, तो अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं कुछ. हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं. सर मैं हिमांशु था, मैंने पूछा था. क्या बेटा? सर वो डाउट मैंने पूछा था अभी. हिमांशु ने? यस सर. सर क्लियर हो गया सर. ठीक है, क्लियर हो गया तो. लेकिन हम एक ट्यूटोरियल करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, देखते हैं यही ट्यूटोरियल है क्या. सीपीयू को पहले कैसे पता चला कि इसका सीपीयू बर्स्ट कितना होगा?
नहीं, वो तो हम पढ़ेंगे, वो एक्चुअली हाउ सीपीयू, उसके लिए अप्रोक्सीमेशन हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेंथ ऑफ नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये इस तरह से होता है कि सपोज फर्स्ट सीपीयू बर्स्ट आपने गैस किया, पहले आप गैस करते हो कि फर्स्ट सीपीयू बर्स्ट 10 टाइम यूनिट्स का होगा, आपने एक गैस किया, ठीक है, और एक्चुअल सीपीयू बर्स्ट टाइम 6 था, एक्चुअल सीपीयू बर्स्ट टाइम 6 था, तो आप क्या करते हो, अल्फा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, अभी अल्फा की वैल्यू इसमें 0.5 ली है, इस वाले एग्जांपल में अल्फा की वैल्यू 0.5 ली है, अल्फा की वैल्यू 0.5 मींस व्हाट वी विल डू, we will take the average of, if alpha is 0.5 means we will take the average of these two and we will guess it as the next CPU burst time, means 10 plus 6 16 divided by 2, that is 8. So 8 is our guess for the next CPU burst time. Now the actual CPU burst time is 4, so the next guess will be 8 plus 4 divided by 2, that means 6. 12 divided by 2 is 6. Okay, the next CPU burst time भी 6 ही आया, then our guess for the next CPU burst will be 6. So in this way we can guess the prediction of the next CPU burst, we can do in this way. That is called as exponential averaging actually. तो exponential averaging factor 0.5 रखते हैं, तो हम इनका एवरेज लेंगे, आपकी मर्जी है 0.5, अगर आप जीरो रखते हो, जीरो रखते हो अल्फा का वैल्यू, इसका मतलब एक्चुअली यहाँ पे देखिए इस प्रीवियस स्लाइड में कि can only estimate the length of the next CPU burst, so should be similar to the previous one, then pick process with the shortest predicted next CPU burst can be done by using the length of previous CPU burst using exponential averaging. Okay, so जो हमारा guess tau n plus 1 is the predicted value for the next CPU burst, Tn is the actual length of the nth CPU burst, मतलब tau n plus 1 उसके नेक्स्ट, Tn plus 1 मतलब जो एक्चुअल लेंथ आएगा नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट का, tau n plus 1 हमारा अजम्पशन है, Tn तो हमें पता है अभी करंट सीपीयू बर्स्ट का लेंथ, तो अल्फा हम कुछ भी चूज कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। सो जो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट का टाउ n plus 1 होगा, दिस इज रॉन्ग हियर, ये n plus 1 होना चाहिए, टाउ n plus 1 होना चाहिए ये, ठीक है। टाउ n plus 1 क्या हो जाएगा, अल्फा टाउ n प्लस 1 माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा Tn प्लस 1 माइनस अल्फा टाउ n। तो अगर हम 0.5 लेते हैं मीन्स, मतलब कॉमनली अल्फा इज सेट टू 0.5, commonly alpha is set to 0.5, तो अगर हम 0.5 लेते हैं मीन्स 0.5 weightage we will give to the current CPU burst and 0.5 weightage we will give to the previous prediction, मतलब हमने जो प्रिडिक्ट किया था उसको 0.5 वेटेज दे रहे हैं और एक्चुअल लेंथ जो आया उसको 0.5 वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप अल्फा जीरो कर देते हो, अल्फा जीरो कर देते हो तो टाउ n plus 1 क्या हो जाएगा, अल्फा जीरो कर देते हो तो टाउ n plus 1 क्या हो जाएगा, Tn, मतलब फर्स्ट सीपीयू बर्स्ट जो आएगा वही आप बार बार लिखोगे, मतलब 6 आया ना फर्स्ट सीपीयू बर्स्ट, मतलब आपका गैस का कोई वैल्यू नहीं है, आपका 4 आया तब भी आपका टाउ n, मतलब आपका अजम्पशन हमेशा 6 ही रहेगा, योर अजम्पशन विल बी ऑलवेज 6 if alpha you are taking as 0. So if alpha is 0, it will be tau n always, right? If alpha is 0, then tau n plus 1 will be what? Tau n. According to this expression, if alpha, sorry, if alpha is 1, then this is Tn, sorry, ठीक है। If alpha is 1, then it is Tn, means whatever is the suppose we assume previously that it will be 10, it comes out to be 6, then the next CPU burst का जो हमारा assumption रहेगा that will be 6 only, whatever will be the actual length of the CPU burst उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, whatever is the length of the next CPU burst उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, हम हमारा assumption हमेशा ये रहेगा if we take alpha as 1 और alpha as 0 ले लेते हैं, तो alpha as 0 ले लेते हैं, then it will be tau n plus 1 will be
tau n plus 1 will be tau n. Means Sir. ki whatever is the length of the CPU burst, we are not concerned with that. We will always guess it to be 10. We will always guess the next CPU burst will be of 10 time units. Is it okay? Actually, the expression is because actually we don't know what will be the length of the next CPU burst. We have to predict it. Okay. So for prediction, we can use exponential averaging. So in exponential averaging, the expression is that the length of the next CPU burst tau n plus 1 will be alpha Tn, मतलब nth CPU burst का एक्चुअल ड्यूरेशन क्या था, ठीक है, प्लस 1 माइनस अल्फा टाउ है. मतलब हमने क्या प्रिडिक्ट किया था, हमने प्रिडिक्ट किया था फर्स्ट सीपीयू बर्स्ट के लिए कि 10 टाइम यूनिट्स का होगा, लेकिन वो एक्चुअली कितने टाइम यूनिट्स का आया, 6. अगर हम अल्फा 0.5 रख के चल रहे हैं तो हमारा जो नेक्स्ट प्रिडिक्शन रहेगा वो 10 प्लस 6/2 दैट इज 8 रहेगा. ठीक है, अगर हम टाउ अल्फा का वैल्यू 0.5 लेते हैं. अगर हम अल्फा का वैल्यू 0 लेते हैं, अल्फा का वैल्यू 0 लेते हैं तो हम जो है नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट को 10 ही हम मान के चलेंगे, चाहे वो 7 आए फिर कितना भी आए, उससे मतलब नहीं है, हमेशा ये 10 ही रहेगा. ठीक है, ये एक्चुअल लेंथ आ रहा है, लेकिन हमारा अजम्पशन हमेशा 10 रहेगा इफ अल्फा वी आर टेकिंग एज 0, और इफ वी आर टेकिंग अल्फा एज 1, व्हाटएवर इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट सीपीयू बर्स्ट, फिर हम वही लेके चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हम क्या करेंगे, first alpha if we are taking as 0, so suppose we assumed it to be 10 but it comes out to be 6. ओके, तो नेक्स्ट गैस जो रहेगा हमारा, नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट का गैस वो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, फिर वो हमेशा 6 ही रहेगा. ठीक है, So when alpha is 0, it'll be 10 10 10 10 10, right? if alpha is 0 then it is 10 10 10, if alpha is 1 then it is 6 6 6. Yes, sir. But actually generally we take the value of alpha as 0.5 in this. If we are approximating in this way by using this exponential averaging method, then generally we take the value of alpha as 0.5. It is written on the slide that commonly we set alpha to 0.5. okay, और प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या रहता है, वो प्रीएम्प्टिव इस तरह से रहेगा. प्रीएम्प्टिव मीन्स ये, चलो यहाँ लिखा हुआ है, अल्फा इज 0 मीन्स रिसेंट हिस्ट्री डज नॉट काउंट, मतलब कि हम जो प्रीवियस गैस था उसी को लेके चलेंगे हमेशा, जो भी रिसेंट हिस्ट्री है. रिसेंट हिस्ट्री मीन्स व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ द सीपीयू बर्स्ट, वी आर नॉट काउंटिंग दैट. इफ अल्फा वी आर टेकिंग इज एज 1, then actually only the actual last CPU burst count, alpha Tn हो जाएगा ना, तो length of the actual last CPU burst will count. Okay. मैंने ये गलत बता दिया आपको एक चीज. अगर आप अल्फा 1 लेते हो तो आपका यहाँ पे प्रिडिक्शन रहेगा 6, यहाँ पे रहेगा 7, फिर रहेगा 6, फिर रहेगा 5, फिर आपका प्रिडिक्शन रहेगा 8, और फिर आपका प्रिडिक्शन रहेगा 9. ये आपके प्रिडिक्शन रहेंगे अगर अल्फा 1 ले रहे हो तो, मतलब जो लास्ट सीपीयू बर्स्ट आया है वही आप प्रिडिक्ट करोगे. ये गलत बता दिया था अभी मैंने, लेकिन अल्फा 0 का सही बताया है.
अल्फा 0 होगा तो आप जो है टाउ एन ही लेके चलोगे, तो फर्स्ट गैस जो है वही लेके चलोगे। इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो लिखा ही है ना स्लाइड पे कि रिसेंट सीपीयू बर्स्ट की लेंथ से आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, रिसेंट हिस्ट्री डज नॉट काउंट। और ये जो मैंने गलत बता दिया था वो सही कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस पे भी हम कुछ पूछ सकते हैं ना क्विज में। क्विज आपका 26 को होगा मेरे हिसाब से। क्विज का डेट जो है आ गया है, सिलेबस जो सब लोग पढ़ा देंगे वो दे देंगे। 26 को लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, 26 को लेंगे हम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्विज 3 ही क्विज लेंगे हम, और 3 क्विज के 15 मार्क हो जाएंगे, और एक मूक कोर्स आपसे करवाएंगे कोर्स सिरा से, वो अभी डिसाइड करके बता देंगे, अभी डिसाइड करके बता देंगे एक मीटिंग करके हम लोग। अब ये जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, जैसे अगर ये शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट होगा तो गैंट चार्ट कैसा बनेगा शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट में? शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट में कैसा गैंट चार्ट बनेगा बेटा? नाउ हियर अभी मैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का नहीं बना रहा, शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट का बना रहा हूँ, मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स एट टाइम 0 दिस प्रोसेस इज देयर इन द सिस्टम, P1 is there at the system, तो आप P1 को CPU दे दोगे for how many time minutes? 8 time minutes. Now at time 1 P2 will arrive, at time 2 units P3 will arrive, at time 3 units P4 will arrive. Means अमन बात मत करो, during the execution of P1 these 3 processes arrived into the system, but we will not take CPU from P1 process forcefully, because when it releases the CPU we will give to the next shorter job. Means which is the shortest among these 3? P2 is the shortest, so we will give to P2 for 4 time units, so it becomes 12. Then we will give the CPU to P4 for 5 time units, so it becomes 17. And then we will give CPU to P3 for 9 time units, so 17 plus 9 is 26. Okay, 17 plus 9 is 26. So this is non-preemptive shortage of first, or you can non-preemptive shortage of first कहने का जरूरत नहीं है. If the arrival time is given as this one and burst time is given as this one, this is the shortage of first Gantt chart. लेकिन preemptive में क्या होगा? Preemptive shortage of first या shortest remaining time first. We will take CPU forcefully from the P1 when this process arrives into the system, because the remaining time of this P1 at 1 time unit is 7 time units. Remaining time of P1 is 7 time units and P2 requires 4 time units. So we will give CPU to P2. Okay. Now when P2 runs for 1 time unit, then this process arrives into the system with 9 time units. So remaining time of P2 is 3 and P3 is 9. रिमेनिंग टाइम P2 का 3 है और P3 का 9 है, तो छोटा P2 ही है, we will run P2 only. At 3 time units this process also arrived, but its execution time is 5 and its remaining time is 2 now, so we will run P2 only up to 5. Now these two processes are there in the system, so we will run the shortest is P4, so we will run P4 for 5 time units. Then the remaining time of P1 is less than 9. The remaining time of P1 is less than 9. So we will run P1 for 7 time units. And then we will run P3. Okay. So could you explain one more time, sir? I will write it this example. ये थोड़ा लिख लो मेरे को, फिर मैं इधर लिखूंगा. 8495 लिख लो. Sir, could you go back to the previous slide once? अभी सब हो जाएगा ना, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट सब हो जाएगा इधर. P0, P1, P2,
P3, their arrival time is 0, 1, 2, 3, and burst time is CPU burst time, NAS CPU burst time is 8, 4, 9, 5. Okay. Now, for shortest of first, the Gantt chart will be like this. Shortest of first means that is non-preemptive actually. First P1 will run for 8 time units. Now all processes are there in the system. Then P0. P1 will run for 4 time units, so it becomes 12. Then P3 will run for 5 time units, it becomes 17. And then P2 will run for 9 time units, it becomes 26. Okay. Now this example is there on the slide. अभी तो खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे हम ऐसे, ठीक है. और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट और SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या होगा, P0 will run for 1 time unit. Now at 1 time unit this process arrived into the system and remaining time of P0 is 7 time units, so this is shorter, so we will run P1 for 4 time units. Okay, but actually we know we have to check for 2 time units and 3 time units also. Means at 2 time units this comes, but it is longer than the remaining time of P1. This comes at 3 time units, but the remaining time of P1 is 2 time units and its time it requires 5 time units. Means we will run P1 only up to 5 time units. Then we will run P3 for 5 time units. Then these two processes are left. Okay, so the shortest remaining time of P0 is less, so we will run P0 for 7 time units, and then we will run P2 for 9 time units. Okay, so ये Gantt chart बन गया. Now we will calculate the average waiting time and average turnaround time. Okay, so in this case, waiting time of P0, P1, P2, P3. Waiting time of P0 is 0. Waiting time of P1 is 8 minus 1. 8 minus 1. It is arrived into the system at 1 time unit. Okay, so for how much time it waits in the ready queue? So it arrived into the system at 1 time unit. It is waiting for 7 time units in the ready queue. Waiting time of P2 is 17 minus 2. 17 minus 2 is 15. And waiting time of P3 is 12 minus 3. This 12 minus 3, that is 9. Average you can calculate yourself. And turnaround time from submission to completion. Turnaround time of P0 is 8. Turnaround time of P1 is 12 minus 1. Turnaround time of P1 is 12 minus 1. That is okay. Turnaround time of P2 is 24 and turnaround time of P3 is 17 minus 3. So what is turnaround time again, sir? Turnaround time is submission to completion. Okay. सबमिशन टर्नअराउंड टाइम के लिए आप देखो कब वो कंप्लीट हुआ और माइनस अराइवल टाइम. इफ अराइवल टाइम इज गिवन, इफ इट इज नॉट, पहले क्या था सिंपल एग्जांपल्स में अराइवल टाइम 0 था. अभी अराइवल टाइम गिवन है, तो अराइवल टाइम गिवन है तो हमें अराइवल टाइम माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, जो हमने FCFS में देखा था उसमें जो एग्जांपल देखा था, जैसे सपोज ये एग्जांपल FCFS का है, ये सेम एग्जांपल FCFS का है,
तो हम कैसे रन करेंगे प्रोसेस को? गैंट चार्ट कैसा बनेगा? P0, then P1, then P2, then P3. This will be the Gantt chart. अगर सेम एग्जांपल मैं FCFS में पूछूं, this will be the Gantt chart, and P0 will run from 0 to 8, then 8 8 4 12 और 12 और 9 and 21 26. Okay, now the waiting time and turnaround time के लिए क्या लिखेंगे हम? Waiting time, turnaround time. So waiting time of P0 is 0, P0, P1, P2, P3. Okay. Waiting time of P1 is 8 minus 1. 8 minus 1. Okay. नहीं, first come first serve में 0 क्यों होगा? For how much time it waits in the ready queue? It arrived at time unit 1, so it waits in the ready queue for 7 time units. ठीक है, P1 का वेटिंग टाइम होगा 8 माइनस 1, ठीक है। P2 का वेटिंग टाइम कितना होगा? 12 माइनस 2। P3 का वेटिंग टाइम कितना होगा? 21 माइनस 3, नो 21 माइनस 3, ठीक है। और टर्न अराउंड टाइम कब कंप्लीट हुआ? P0 कंप्लीट्स एट 8, तो 8 माइनस 0, 12 minus 1, 21 minus 2 and 26 minus 3. This is the turnaround time. And obviously आप देखोगे कि it is more than this one. जो भी एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्नअराउंड टाइम आएगा, that will be more than this one. क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट ही आपको मिनिमम पॉसिबल वेटिंग टाइम, टर्नअराउंड टाइम देता है, और प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट उससे भी कम देगा। प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में तो आप शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट देख रहे हो ना, तो इधर जो वेटिंग टाइम टर्नअराउंड टाइम मिलेगा वो आपको लीस्ट मिलेगा, इससे भी कम मिलेगा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से भी। लेकिन इसका वो नहीं बनाया ना, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्नअराउंड टाइम, वो बना रहा हूँ। वेटिंग टाइम एवरेज के, एवरेज तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं हर प्रोसेस का दिखा दे रहा हूँ। एवरेज तो आपको प्लस करके डिवाइडेड बाई 4 ही करना है। नहीं, इधर तो बोल दूँ P0, P1, P2, P3। तो वेटिंग टाइम P0 का क्या हो जाएगा? एट टाइम 0 इट अराइव, 0 पे शेड्यूल हो गया, लेकिन अब देखो ये कहाँ इतना ड्यूरेशन के लिए वेट कर रहा है। फॉर दिस ड्यूरेशन इट इज वेटिंग। तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, इधर इसका वेटिंग टाइम 0 था, इधर इसका वेटिंग टाइम 10 माइनस 1 होगा, क्योंकि अगेन वो रेडी क्यू में चला गया, ठीक है। और P1 का वेटिंग टाइम कितना होगा? 1 पे आया, 1 पे शेड्यूल हो गया, कंप्लीट हो गया, तो 0 0 हो गया ना। 1 पे आया, 1 पे शेड्यूल हो गया, तो 1 माइनस 1 0। 1 पे आया, 1 पे शेड्यूल हो गया, और फिर वेट तो इसने किया ही नहीं कहीं भी, बीच में आपने इसे प्रीएम्प्ट तो किया ही नहीं है, ठीक है। उससे तो बाद में मिलता हूँ मैं आज। और P2 का वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? 17 माइनस 2, 17 माइनस 2। हाँ, मतलब ये कब शेड्यूल हुआ, और बीच में अगर प्रीएम्प्ट होता है तो वो भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे P0 प्रीएम्प्ट हुआ। और P3 का वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? इट अराइव्ड एट 3 एंड इट इज शेड्यूल्ड एट 5, तो 5 माइनस 3। फिर ये प्रीएम्प्ट तो नहीं हुआ ना बीच में, तो 5 माइनस 3। टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा? P0 का हो जाएगा 17 माइनस 0, टर्न अराउंड टाइम 17 माइनस 0, और P2 का हो जाएगा 26 माइनस 1, P3 का हो जाएगा
सॉरी 5 माइनस 1 और P2 का 26 माइनस 2 और P3 का 10 माइनस 3. Okay, so you can compute the average also. Here it is ये मैं इधर लिख रहा हूँ, ये वेटिंग टाइम जो हमारा है 10 माइनस 1 9 0 15 एंड 2. सो ये 9 प्लस 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 करो और ये डिवाइडेड बाई 4 करो. सेम ही हो गया क्या? नहीं सर, 59.7 अगर 59.2 है, कम हमेशा यही कम आएगा क्योंकि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ही सबसे कम वेटिंग टाइम. मतलब इन जनरल तो हम कहते हैं शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट गिव्स यू द लीस्ट वेटिंग टाइम, लेकिन शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट का ही ये वर्जन है प्रीएम्प्टिव. मीन्स वी कैन प्रीएम्प्ट द प्रोसेस आल्सो. अगर कोई छोटा प्रोसेस आ गया वी विल प्रीएम्प्ट द सीपीयू फ्रॉम द रनिंग प्रोसेस, तो रहेगा तो वो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट ही ना. वो और ज़्यादा आप शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट लगा रहे हो उसमें. समझ गए मेरी बात? ये शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट जो होता है दैट विल गिव यू द मिनिमम पॉसिबल वेटिंग टाइम. ठीक है, तो ये भी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट ही है ना, बल्कि प्रीएम्प्टिव है, तो ऑब्वियसली इट विल गिव लेस वेटिंग टाइम देन दिस वन. दिस इज प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, है ना? इज इट ओके? So what I will do, I will keep a tutorial. You can practice that problems. Unsolved problems मैं कुछ रखता हूँ, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे. ठीक है, अभी आपके ओई का टाइम हो गया. Okay, sir. Thank you. I will put the problems. You can practice those problems. So the portion for the exam, Yeah. examination portion. Examination question. Portion. Syllabus. Portion that we बताया ना exam which midterm exam. Yes. Midterm exam is introduction and process. पाइप अभी कवर नहीं हुआ. ठीक है, प्रोसेस सिस्टम कॉल्स, पाइप, इंट्रोडक्शन और सीपीयू शेड्यूलिंग ये कल भी बताया था. मल्टी थ्रेडिंग अभी छोड़ रहे हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम. मल्टी थ्रेडिंग हम नहीं दे रहे हैं MT1 में. ठीक है, क्विज का सिलेबस बाद में बता देंगे और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अगले लेक्चर में बता देंगे. मतलब 3 तो क्विज है तो 15 मार्क हो गया. एक सोच रहे मूक कोर्स जो होता है कोर्सेरा का वो करवा ले, लेकिन आपको कोर्सेरा के वो मिले हैं क्या अकाउंट, फ्री अकाउंट मिला है? अगर नहीं मिला तो फिर नहीं दे सकते, अगर मिलेगा तभी दे सकते हैं. अगर फ्री अकाउंट आपको मिलेगा वो हम पूछ लेंगे तो आपको एक मूक कोर्स 5 नंबर का वो दे देंगे. ठीक है, चलो थैंक यू. वो मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir.